नमस्कार, आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। मैं पल्लवी रंजन। बिहार की राजनीति प्रतिदिन हम आपको बताते हैं, हिंदुस्तान की भी राजनीति बताते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में क्या हलचल चल रहा है, बिहार में क्या हलचल चल रहा है। इसी बीच लगातार पिछले एक हफ्ते से मुकेश अंबानी के छोटे पुत्र अनंत अंबानी के शादी का फंक्शन तैयारी जोर शोर से चल रही थी। उसी बीच में हम बात करें कल की, तो कल जनसंख्या दिवस थी। जनसंख्या दिवस पे पूरे बिहार में बात की गई, पूरे हिंदुस्तान में बात की गई। इस बीच में आज की जो हम अभी बताएं कि मुस्लिम समाज के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक नया लॉ आया है, मुस्लिम महिलाओं के लिए एक नया कानून बना है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐलान कर दिया है, क्या इसे धरातल पे लागू किया जाएगा, क्या ये रूल फॉलो होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। हमारे साथ हैं मनोज सर। प्रतिदिन हम विश्लेषण करते हैं कि बिहार की राजनीति, हिंदुस्तान की राजनीति या कई अन्य देशों की भी राजनीति के बारे में हम आपको बताते हैं, उसको विस्तार से हर एक उसका क्या उसका तोड़ है, क्या उसका निचोड़ है, उसको निकाल के हम आपको बताते हैं। अभी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का मनोज सर एक ऑर्डर आया है, गुजारा भत्ता का जो लॉ है वो लाया गया है मुस्लिम महिलाओं के लिए। ये क्या धरातल पे आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने तो एक लॉ ला दिया। तो आप इस पे 3 तलाक की भी बात करें तो 3 तलाक भी आया था, उसको लागू होने में समय लगा, उससे मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश भी हुई थी। फिर अभी दूसरी लॉ आई है, तो ये इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को ये विस्तार से बताएं कि ये क्या है, किस तरीके से है और क्या इसका निष्कर्ष निकलता है। पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये लॉ नया कुछ नहीं आया है। शायद आप उस समय पत्रकारिता में नहीं होंगी, छोटी होंगी। ये 39 साल पहले ये लॉ आया था, और जब आप पत्रकारिता में आई और सुन रही होंगी तो ये शाहबानो प्रकरण आपने सुना होगा या आज भी सुनती होंगी आप। 1989 में जो है या 85 में शाहबानो केस पे एक महिला थी, शाहबानो केस पे उसने ये किया कि हमको, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, मुझे गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने लॉ दिया कि कानून ये किया कि नहीं, एकदम आपको मिलना चाहिए। उस समय राजीव गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उस आज के मुसलमान शिक्षित हो गए। उस समय जो राजीव गांधी का पीरियड था, 80 का जो दशक था, पल्लवी में बता दूं कि मौलानाओं की चलती थी। बिल्कुल। फ्राइडे को अजान होती थी जब शुक्रवार को, तो आपने बुखारी से लेके सब नाम सुने होंगे, तो अब्दुल्ला बुखारी, तो वो लोग मस्जिद से, जामा मस्जिद से कहते थे कि भाई वोट कांग्रेस को देना है, वोट समाजवादी पार्टी को देना है, तो ये पूरा समुदाय उधर जाता है। तो मौला इसी पे कहते हैं ना कि मुस्लिम समुदाय और यादव समुदाय, बिल्कुल। तो उस समय ये हुआ कि एकदम पूरे देश में कि भाई मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण, हमारे में तो आरक्षण है नहीं। बहुत गहराई से मैं जाना नहीं चाहूंगा, तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो उस समय तुरंत राजीव गांधी ने संसद में एक कानून ले आके इसको खारिज कर दिया कि नहीं, अभी ये लागू नहीं होगा। 39 साल के बाद आंध्र प्रदेश की एक मुस्लिम महिला हाईकोर्ट को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट पहुंची, और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की, सर्वोच्च न्यायालय की के जो 3 जज हैं हमारे, 3 जजों की बेंच ने, उन्होंने कहा कि नहीं, जो सीआरपीसी की 125 जो धारा है जी, उसमें महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ये बात नहीं कही है पल्लवी की मुस्लिम कहा कि ये धारा, कानून जो बनाने वाले हैं, लिखने वाले हैं, अंबेडकर से लेके सब लोग इसमें ये करके गए हैं कि उनको ये धारा, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मिलनी चाहिए महिलाओं को आरक्षण। तो इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते कि मुस्लिम महिला, ईसाई महिला, हिंदू महिला। महिला होती है और उसे आरक्षण मिलना चाहिए। ये मुस्लिम महिला के पक्ष में जो है वो कानून आ गया। अब इस पर भी बताऊं कि मौलानाओं का बयान आना शुरू हो गए हैं। मुस्लिम महिलाएं खुश हैं, जो समाज सेवी हैं खुश हैं, हिंदू महिलाएं तो खुश ही हैं। उसमें मौलानाओं ने कहना शुरू कि नहीं, हमारे में ये है कि 3.25 महीने, भैया 3.25 महीने का खर्चा पानी दे दो, उसके बाद आप अलग हो जाओ, आप कहीं अपनी जिंदगी जियो, वो कहीं अलग जिंदगी। भाई मुस्लिम मर्द तो अलग हो गए, दूसरी शादी भी कर लेंगे पल्लवी,
आपको एक बात और पता होगा कि अब जो मुस्लिम महिला है उसकी शादी नहीं होती है, तलाक हो जाने के बाद, चाहे वो कानूनन, अब तो कानूनन भी तलाक होगी, और जैसे पहले तलाक लोग दे देते, उसके बाद भी उनमें आपने एक बात सुना होगा कि हलाला का मसला आता है। बिल्कुल। तो भाई जब तक वो नहीं ये होता है, और हलाला कौन करता है क्या करता है पूरा देश जानता है, तो ये मुस्लिम महिला मान लीजिए कि शादी नहीं करे तो कहां से खाएगी, कहां से पिए, या तो वो हलाला के बाद फिर दूसरे से शादी करे। लेकिन बहुत सी ऐसी भी मुस्लिम महिलाएं जिनके पास आत्मसम्मान है, उनके लिए ये बहुत बेहतर व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। और सबसे बड़ी बात है कि वो समय कुछ और था पल्लवी, ये समय कुछ और है। उस समय जो है राजीव गांधी ने इस फैसले को पलट दिया था संसद में, लेकिन अब समय कुछ और है, प्रधानमंत्री मोदी हैं, फैसला लागू तो लागू। आप ये कहना चाहते हैं कि उस समय की कुछ और बात थी, अभी की कुछ और बात है? बिल्कुल पल्लवी, और पूरा देश खुश है। महिलाओं ने मोदी मोदी के नारे लगाए हैं। मोदी के नारे लगे हैं मनोज सर, लेकिन एक बात बताइए, अभी आप जो कह रहे हैं कि आपके कहने का फिर तात्पर्य ये हुआ कि उस टाइम मुसलमानों का सुना जाता था, ज्यादा हिंदुओं का नहीं सुना जाता? बिल्कुल। और मुसलमानों, देखिए आप एक चीज देखिएगा, मुसलमान में भी आप देखिएगा कि जो मुसलमान पढ़े लिखे मुसलमान हैं, रोजपाला आपका भी पढ़ता होगा, उनको इस चीजों से कोई मतलब नहीं है। तलाक कहां हो रहे हैं? मध्यम वर्ग में तलाक होते हैं। किसके बच्चे पंचर साटते हैं? सबसे निचले तबके के, जिनके 10-10 बच्चे हैं, 8-8। आप देखिए कि बड़े बड़े मुस्लिम जो हमारे बिहार के जितने मैकेनिक हुए, हाँ, हमारे बिहार के जो वो हैं, चीफ सेक्रेटरी थे अमीर सुबहानी, उनका एक बेटा। तो जैसे जैसे पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास ये समस्या नहीं है, समस्या मध्यम वर्ग से निम्न वर्ग में मुसलमान बिरादरी में है, जिसके कारण ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है पल्लवी, ये बहुत ही काबिले तारीफ है और लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं कि चलिए। और इसीलिए मैंने पहले ही आपसे कहा कि 39 साल बाद पहले फैसला आया था, और उसी फैसले को जस का तस 39 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर से आदेश सुना दिया, और शायद इस आशा और विश्वास के साथ सुनाया था, जो मैं एक शब्द आपको कह रहा हूं कि उस समय कुछ और था, आज समय कुछ और है। अच्छा, एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये है कि लगातार एक हफ्ते से ये देखा जा रहा है मुकेश अंबानी के छोटे पुत्र का शादी, उस शादी में लगभग कहा जा रहा है कि 5,000 करोड़ खर्च हुए हैं, उसी की वजह से जियो का रिचार्ज बढ़ गया है। ये एक बहुत रील्स बहुत एक वायरल हो रहा है। इसी बीच में देखा जाए कि उस शादी में लालू परिवार चार्टर्ड प्लेन से बॉम्बे गए, यही लालू यादव यहाँ राहुल गांधी के साथ बैठ के मुकेश अंबानी, फिर अडानी, इन लोगों का बुराई करते थे, आज उन्हीं के फंक्शन में गए हैं। तो वो इनका क्या, एक बिहारी में देखा बोला जाता है कि कुछ रहे का कि गईल बारह नौजा पड़ी। देखिए, जो आपने बात की सच्चाई कही, इसके पहले भी हम एक डिस्कशन इस पे हमने न्यूज किया था कि कुछ ना कुछ खिचड़ी हो सकता है, पकेगी। लेकिन आप ये देखिएगा कि शायद किस कारण से ये खिचड़ी नहीं पकी। वहां सबसे ज्यादा जो भीड़ थी वो बॉलीवुड की थी। गिने चुने नेताओं में जो लोग गए हैं, लालू यादव गए हैं, कमलनाथ उधर से आए हैं, गिने चुने डिम्पी भी गई थी, अखिलेश यादव आए हैं। लेकिन आप ये देखिए, एनडीए का कोई नेता वहां नहीं था। नीतीश कुमार नहीं गए हैं। सबसे बड़ी बात हमने जो चर्चा की थी कि नीतीश कुमार जाएंगे, कुछ ना कुछ टेबल टॉक होगा, खिचड़ी कहीं पक सकती है। तो अभी सरकार बनी हुई है, सबने वहां से, अंबानी ने कोशिश की सबको बुलाने की, फिल्मी दुनिया की हस्तियां पहुंची, लिस्ट भी हमारे पास है, हम वो दिखा दे रहे हैं लिस्ट की, कौन कौन किनको हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड तक पहुंचा हुआ। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसको कहा जा रहा है कि सदी की सबसे बड़ी शादी है। जो तस्वीरें अंदर से जो आ रही हैं, लाइव टेलीकास्ट जो उनका चैनल है न्यूज 18 उस पे हो रहा था, तो सदी की सबसे बड़ी ये भी कहा जा रहा है मनोज सर कि यूनाइटेड किंगडम के जो प्रिंस थे, उनकी शादी से भी 4 गुना महंगी शादी हुई है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूं आपको कि अब सोचिए आप कि सैमसंग कंपनी, जापान की कंपनी है, उसके मालिक आए हैं और वो दौड़ के गए हैं गले मिलने के लिए मुकेश अंबानी से। तो मुकेश अंबानी ने ये दिखाना भी चाहा है पूरे विश्व को कि भारत में भी कहीं ना कहीं रईस रहते हैं, ये देख लीजिए। और आज जैसे कि जिस समय प्री वेडिंग जो हुआ था,
जिस जो एक कलाकार, मुझे नाम याद नहीं है, जो आई थी कि उसने कहा था कि इंडिया भिखमंगों का देश है। बिल्कुल। तो मुकेश अंबानी ने उसको बुला के प्री वेडिंग में गाना गवा लिया। वो संदेश ये देना चाहते हैं कि देखिए ये भारत है और ये विकसित भारत है, बढ़ता हुआ भारत है। तुम हमें गरीब कही, हम तुम्हें बुलाकर अपने देश में स्टेज पर चढ़ा के बेटे की शादी में नचवा लिए, न कि किसी फंक्शन में बुलाए। तो ये बहुत बड़ी बात है, भारत के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि पूरा विश्व के लोग वहां जुटे हैं। और ये जो बात आप कहीं कि जियो का रिचार्ज और वो, तो लोगों को तो फायदा हुआ। अब इसमें बीएसएनएल को तो मैं कहता हूं कि यही मौका है। बीएसएनएल रोज जो है, पिछले हफ्ते बीएसएनएल 1.5 लाख सिम नए बेचा है। 10,000 सिम बीएसएनएल के रोज ये हो रहे हैं, लोग पोर्ट करा रहे हैं। तो बीएसएनएल को तो मौका है। 5G मैं जब से देख रही हूँ, मनुष्य में बात करूँ, लगभग 24 साल मेरा उम्र हुआ। 24 साल से के बाद अगर बात करें, पिछले 10 साल से मैं लगातार, मैं खुद बीएसएनएल का नंबर यूज करती हूँ। 2G से 3G में अभी तक नहीं गया। देखिए तो कैसे वो 5G में कंपटीटर बनेगा? या इसमें ये भी तो कह सकते हैं मनु सर कि इसमें भारत सरकार जानबूझ के ये सारी चीजें नहीं कर रही। ये प्रश्न आपका तथ्यात्मक प्रश्न है कि बीएसएनएल को प्राइवेट लिमिटेड बनाया गया। भारत सरकार के पास 51-52% शेयर है, बाद बाकी लिमिटेड कंपनी बीएसएनएल के पास है। भारत सरकार ने जिस तरीके से प्राइवेट कंपनियों को कर्जा दे के सपोर्ट किया, लाख लाख करोड़ रुपए में, उस तरीके से यदि, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बीएसएनएल के, बीएसएनएल का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है कह रहे, जितने भी सरकारी दफ्तर जाइए, जितने भी सरकारी नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, 94 से शुरू होता है, बीएसएनएल का ही नंबर होता है, भले उसके बाद वो किसी चीज में पोर्ट करा। नहीं, इसमें आपने देखा होगा, जब रिलायंस इंडस्ट्रीज इस क्षेत्र में आई थी, एयरटेल आई थी, तो आप देखे होंगे कि शाम के 5 बजे के बाद बीएसएनएल का कॉल नहीं लगता। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास नहीं था। और दूसरी बात, कुछ भ्रष्टाचार भी बीएसएनएल को घेर लिया, क्योंकि रिलायंस चाहा कि भाई हमारा यदि स्पीड काम करेगा, हमारे कॉल लगेंगे तो लोग हमारे तरफ आएंगे। और उसमें भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि बीएसएनएल के अधिकारी ही बीएसएनएल को डुबाने में आगे रहे। लेकिन आज अब जनता समझ चुकी, 25% बढ़ना, जो आप 139 का चार्ज करती थी वो करीब 199 का हो गया। तो लोग फिर बीएसएनएल के पास, ये पूरा ट्रेंडिंग में बीएसएनएल चल रहा, लोगों के पास मौका है कि बीएसएनएल को पकड़ लीजिए। जियो के रिचार्ज पे मैं एक बार और कहना चाहूंगी कि मुझे जहां तक याद है, जहां तक मुझे अच्छे से याद है, ये 2013, 14, 15 इसकी बात है। 16 के शुरू में उस टाइम एयरटेल का नंबर यूज किया करते थे और रिलायंस का नंबर यूज करते थे। जियो उस टाइम पे नहीं था, उसमें भी 2 CDMA और DSMA करके भी सिम चलता था। 1 GB डेटा 295 में रिचार्ज कराया करते थे और वो 1 महीना चलता था। बिल्कुल। आज लोग एक दिन में 1 GB से ऊपर डेटा यूज करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो है, इतनी रफ्तार से जो हमारा नेट का यूज है, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। तो ये तो एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा प्रोपेगेंडा, एक तरीके से पूरा सर्कल प्राइवेट कंपनियों का ये बना के, ये एक तो बीएसएनएल लोग पहले थोड़ा ज्यादा यूज करते थे, अब बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो इसमें भारत सरकार अभी टोटली, देखिए ये चीज भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे, 2014 में भाजपा की सरकार आई है, 14 के 1 साल के बाद, 15-16 से बाद में, उस टाइम से जियो कि हम आपको अनलिमिटेड डेटा फ्री देंगे 1 साल के लिए। कोरोना काल में नहीं, कोरोना काल में नहीं, 2016 की मैं बात कर रही हूँ। उसका उन्होंने लत लगाया। जो प्रॉपर अभी जो लोग 1 GB में यूज कर लेते, उस टाइम बीएसएनएल अच्छा काम कर रहा था, उस टाइम 1 GB, और आज लोग उतना ही रिचार्ज करा रहे हैं 1 महीने के लिए, जिसमें वो उनको प्रतिदिन मिल रहा है 1.5 GB 2 GB डेटा। तो ये बीएसएनएल को नीचे करने के लिए। बिल्कुल। तो इसमें कहीं ना कहीं भाजपा का कुछ तो कुछ है। देखिए, भाजपा आप नहीं कर सकती, पार्टी कुछ नहीं कर सकती है, सरकार का। क्यों नहीं सरकार भाजपा तो की है, उनकी सरकार की, देश की सरकार, प्रधानमंत्री भाजपा के नहीं, प्रधानमंत्री देश के हैं। प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए पल्लवी कि नहीं भाई, हमारा बीएसएनएल है, हम क्यों, कुछ नीतियां तो एक तरीके से आप समझ जाइए कि चाइना वाली बनानी पड़ेगी। और इस पे ये चीज देखिए ना, हम लोग अभी कुछ दिन 2 दिन पहले डिस्कस कर रहे थे कि हमारे आईएएस ऑफिसर्स को अगर भारत सरकार दे कि हाँ भाई आप लीजिए, इसको हैंडल करिए, सारी चीज करिए, तो
इसमें ऑफिसर्स भी यहाँ पे हैं कि नहीं, उनको ये सारी चीजें करनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर देखिए कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी राष्ट्रपति हो, एक आईएएस ऑफिसर उनका एक पीए रहता ही है, वही सारी चीजें उनको समझाता है, उसको क्या यहाँ पे शोध करना है, क्या सही करना है। आपको ये बात याद होगी कि हमने उसके भ्रष्टाचार के ऊपर भी बात की। जी बिल्कुल, कि वही आईएएस ऑफिसर इन कंपनियों को कहता है कि हम इधर थोड़ा सा लूप होल्स कर रहे हैं, आप अपने से थोड़ा आगे निकल जाइए। बात यहां होती है स्पेक्ट्रम जब बिके, तो आपको कौन मुद्दा उठाएगा? नहीं, स्पेक्ट्रम जब बिके, भाई बीएसएनएल को आपने उसमें हिस्सा टेंडर डालने का आदेश नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? या तो मंत्री बताएं इस बात को, या तो आईएएस जो डिपार्टमेंट के टेलीकॉम के सेक्रेटरी हैं वो बताएं कि जब एयरटेल वोडाफोन सब टेंडर डाल रहा था 4G 5G स्पेक्ट्रम के लिए, और आपने बीएसएनएल को रोक दिया था कि नहीं आप टेंडर नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते भाई? हम भी लिमिटेड कंपनी है। तो गलती सरासर जो आप बात जहां इशारा कर रही है निश्चित तौर पर है अधिकारियों की और मंत्री की। अब कैसे ये लोग प्राइवेट कंपनियां डील कर लेती हैं, ये तो मोदी को समझना होगा। ये प्रधानमंत्री कहा जाता है कि हर बात पे नजर रखते हैं, तो प्रधानमंत्री की नजर इस पर क्यों नहीं कि भाई बीएसएनएल हमारी सरकारी कंपनी है, क्यों पिछड़ रही है, क्या कारण है? जब वार्ष्णेय के पास, अश्विनी वार्ष्णेय के पास ये डिपार्टमेंट है, क्यों नहीं बुला के पूछते हैं कि भाई क्यों बीएसएनएल को क्या दिक्कत हो रही है? आप दूसरी कंपनियों को 5-5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दे रहे हैं, वो कर्ज आप बीएसएनएल को क्यों नहीं दे सकते हैं? तो यहां जो चीजें हैं, प्राइवेट को सरकार ये सोच रही है कि मेरा काम मोबाइल ऑपरेशन नहीं है, सरकार अब ये सोच रही है कि मेरा काम ट्रेन चलाना नहीं है। सरकार सिर्फ 3 चीजों पे ध्यान दे रही है, खास करके मोदी सरकार, और ये विदेशों में यही चीजें चलती हैं, देश की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य। देखिए लेकिन भारत में, मैं आपको बता दूं, भारत में देश की न अभी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं पूरी तरीके से, न देश की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, न देश में स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ है। देखिए चाइना की बात करें, आप जो कह रहे हैं जापान, चाइना, अदर कंट्री की अगर हम बात करें, वहां जब तक बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते तब तक चाइना में उनको फोन तक नहीं दिया जाता है। बिल्कुल। फोन अगर उनको मिलता भी है तो सिर्फ कॉल करने के लिए उनको फोन मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं उस फोन से। बिल्कुल। हमारे हिंदुस्तान में क्या है, एक छोटा बच्चा अगर 1 साल का है वो नहीं खिला रहा तो फोन दे भाई। तो पल्लवी यही तो कारण है कि विश्व की जितनी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो महिलाओं की कॉस्मेटिक हो, जितने बड़े ब्रांड हैं, मैं वहीं पे आ रही हूँ, मैं अपनी बात को पूरा करूँ। आप कह रहे हैं कि ट्विटर को लेके आ रहे हैं एक्स को कि लीजिए भाई आप गुजरात में जगह हम आपको दे रहे हैं जगह, आप यहाँ पे फैक्ट्री लगाइए, आप यहाँ से जो करना है करिए। आप टेस्ला को लेके आ रहे हैं, आप एप्पल का पूरा फैक्ट्री दे रहे हैं गुजरात में कि आप यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करिए, यहीं से बनाइए, हम आपके यहाँ से बाहर सपोर्ट कराते हैं, तो महंगा आता है। बात भी सही है, अगर दुबई में हमारे यहाँ जो फोन 1.5 लाख का मिल रहा है, दुबई में वहां पे 95,000 का मिलता है, तो कितने का फर्क हुआ? लगभग 50,000 का फर्क हुआ। बिल्कुल। 50,000 में लोग कहते हैं कि अरे 50,000 चलो हम वहां जाते हैं, दुबई घूम भी लेंगे, फोन भी लेके आ जाएंगे। तो इस चीज को किस तरीके से हमारे जो हिंदुस्तान में सही किया जा सकता है? देखिए, एक तो युवाओं को इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा शायद। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए हर चीज गुजरात में ही क्यों? पॉइंट वही है ना, विपक्ष इस पे हमेशा ये उठाते रहे कि आप हर चीज गुजरात में ही क्यों। सबसे बड़ी बात पल्लवी ये आ रही है कि गुजरात के लोग थोड़ा लिबरल हुए हैं। लिबरल का मतलब ये हुआ है पल्लवी कि आप देखिएगा, सिंगूर से भगाया टाटा नैनो को भगाया गया, ममता बनर्जी उसी आंदोलन से वहां आई, और गुजरात के लोगों ने एक बार मोदी ने कहा कि जमीन यहां देनी है, गुजरात के लोग तैयार हो गए कि भाई लीजिए हमारी जमीन और लगाइए यहां कारखाना। पहली बात तो यह है कि बिहार में जमीनें जिसके पास है बड़ा कम मात्रा में है। सबसे बड़ी बात है पल्लवी, यहां जमीन का कोई बैंक नहीं है। सरकार ने अभी तक कि भाई कितनी सरकारी जमीनें हैं, कहां कहां जमीनें हैं, ये अभी तक सरकार ने पूरा आंकड़ा अपना नहीं जुटाया है। लोगों को भी इसमें आगे आना होगा कि भाई यदि एक गांव लिया जा रहा है तो गांव को कहीं बसाने की भी व्यवस्था हो और वहां फैक्ट्री खुले। सबसे बड़ी पल्लवी बिहार में समस्या जमीन की आ रही है। दूसरी समस्या जो आ रही है कि बिहार में इन्वेस्ट करने से अभी भी बड़े बड़े उद्योगपति थोड़ा डर रहे हैं। बहुत डर रहे हैं। मैं आपको एनटीपीसी की बात बताऊं जो वहां खुला है। एनटीपीसी भी एक प्राइवेट कंपनी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। वहां के आप अधिकारियों से पूछिए कि कितनी रंगबाजी उनको देनी पड़ती है।
मेरी एक अधिकारी से बात हो रही आप थी। वहाँ की अधिकारी की बात कर रहे हैं, आप चलिए अभी, अब मैं आपको बोलूंगी, मैं क्या, कोई भी आप जाके देख सकते हैं, आप बिहटा जाइए। बिल्कुल, बिहटा 3 बजे के बाद, 3 बजे से पहले रात को पूरी लाइन, वो आईआईटी से आप जाएंगे बिहटा, एक कहते हैं कि मिनी पटना है वो, ग्रेटर पटना में आता है हमारा वो, और वहां पे जाइएगा एक लाइन से। ट्रकें जो हैं, नॉर्मल ट्रकें नहीं रहते, वो 12 चक्का 10 चक्का ट्रकें रहते हैं, पूरा लगभग 15-16 किलोमीटर दूर तक लाइन लगी रहती है। किस चीज का? बालू का। बिल्कुल, वो जो वसूली वाले, पता है। वहां बिहटा थाना पर डे, मैं खुलेआम कहती हूँ, बिहटा थाना पर डे कम से कम कमाता है वहां से तो 20 लाख रुपए कमाता है। 20 लाख से कम नहीं कमाता होगा, क्योंकि हर एक ट्रक पे, मैंने वहां पे नाम नहीं बताऊंगी, कुछ अधिकारी है जो वहां पे ड्यूटी में जिस टाइम पे रहते हैं, आप एक बात लगाइए, 16 किलोमीटर दूर तक एक लाइन लगी है, सिर्फ ट्रक है उस साइड में, कितनी गाड़ियां होंगी वहां पे उस टाइम पे? 16 किलोमीटर दूर का मतलब वही कम, छोड़िए। लेकिन आप ये मानती है ना, मैं आपके सवाल को समझ गया कि सिर्फ बिहटा थाना का अधिकारी ही दोषी नहीं है। क्या पटना के एसपी इस बात को नहीं जानते हैं? पटना के बिहार के मंत्री, इस खनन मंत्री इस बात को उनके पास भी तो पैसे जाते हैं, सब कुछ जानकारी है, लेकिन जनता को मूर्ख बनाने की ये काम है कि हम बालू माफिया को पकड़ेंगे, हम भू माफिया को पकड़ेंगे। ये सब जनता के दिखावे की बात है। तो जब तक भ्रष्टाचार पे बिहार सरकार काबू नहीं पाएगी, कोई भी कंपनियां नहीं आने वाली है। भाई हम कहते हैं, एक बात और मैं बता दूं आपको, बिहार के लोगों का करीब करीब 29,000 करोड़ रुपया जो यहाँ के बैंकों में जमा था, यहाँ का पैसा ले जाके गुजरात में इन्वेस्ट कर दिया गया है। देखिए, अगर इस चीज पे अगर हम बात करें तो ये तो बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा। बिल्कुल। खैर चलिए, हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। कल का जो दिन था, जनसंख्या दिवस था, गिरिराज सिंह इस पे बहुत भड़के हैं, उन्होंने बहुत कुछ बोला है, उसके बारे में थोड़ा सा एक बताइए। देखिए, जनसंख्या दिवस पे गिरिराज सिंह ने जो कहा है कि भाई हिंदी भाषा भाषियों में फर्टिलिटी दर जो है वो बड़ी कम है और मुसलमानों में ज्यादा है, क्योंकि आप, और ये वास्तव में सच्चाई है। और यहां भी हम उसको दो बिरादरी में यदि मुसलमानों का दो डिपार्ट कर दें तो फर्टिलिटी दर वहीं ज्यादा है जो पढ़े लिखे नहीं है, जो सुबह कमाना है शाम को खाना है, उनके यहाँ फर्टिलिटी दर ज्यादा है। अब गिरिराज सिंह जी ने मुसलमानों पे हमला बोला कि उनमें ज्यादा है, चाइना वाला कानून होना चाहिए कि एक बच्चा ही। लेकिन हमारे हिंदुओं में भी फर्टिलिटी दर, जो पढ़े लिखे हैं उनके यहाँ तो एक ही है, लेकिन और भी आप पल्लवी घूमती होंगी, आप देखती होंगी, जो लोग सड़कों के किनारे रह रहे हैं, ये दीघा नहर है उसके किनारे रहते हैं, उनका एक बच्चा अभी चलने के लायक भी नहीं हुआ कि दूसरा बच्चा फिर जन्म ले लेता है। तो ये शिक्षा का अभाव है। उनको बताने वाला, कहने को तो बिहार में पटना में तमाम संस्थाएं हैं कि जा के उनको बताया जाए कि नहीं भाई, एक बच्चे के बाद कम से कम 5 साल का ऑन पेपर हो भी चुका है। ये पता होगा आपको कि ऑन पेपर अगर देखा जाए कि ये संस्था ऐसी है, एनजीओ ऐसे हैं जो कि ये उनका वो उठाते कि नहीं भाई हम आपके वहां जाएंगे, उस क्षेत्र में जाएंगे। कोई नहीं जाता पल्लवी, वही तो मैं कह रही हूँ मनु सर कि जाते नहीं है, लेकिन ऑन पेपर सारा काम हुआ रहता है। कोई नहीं जाता। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग इस पे किया हूं, कहीं नहीं जाना है आपको। आप दीघा जो नहर है, दीघा के गंगा घाट से लेके और आप चले जाइए एम्स तक, दोनों किनारे बस्तियां हैं। एक एक सब हिंदू परिवार है उसमें, मुस्लिम कोई भी नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक एक घर में एक एक महिला 5-5, 6-6 बच्चों की मां है। बच्चे रोड पे खेल रहे हैं, कपड़े नहीं है उनके पास, एनजीओ कहते हैं कि ना। उसके बाद देखिए, बच्चियों में माहवारी का, उनके लिए सरकार ने नीतियां बनाई है, कोई वहां नहीं जाता। सरकार की नीति की बात कर रहे हैं तो ये हमारी जो आशा बहन है, फिर आप आंगनबाड़ी की बात करें, इन लोगों को हर महीने उस गांव में, एक गांव में होता है कि चलो भाई 2 जगह हुआ तो 2 आंगनबाड़ी हो जाती है एक गांव में, एक पंचायत में अगर बात करें, उन लोगों को सैनिटरी नैपकिन दिया जाता है देने के लिए। एकदम बिल्कुल। अभी उस पे भी ये चीज हुआ है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हो गए या प्राइवेट स्कूल जो भी है XYZ, एक मशीन लग रहा है बिल्कुल, जिसमें कि देखा जाता है बड़े कि बड़े नहीं, ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। अभी बिहार सरकार, भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, बहुत जगह ऐसे पे दिया गया है कि वहां पे एक बॉक्स है, उस बॉक्स में सैनिटरी नैपकिन रखा रहेगा, वो यूज करते हैं। लेकिन
शुरू में तो वो हुआ, अभी मैं लेकिन फिर सेकंड फिर टाइम खत्म। हाँ खत्म। अभी से 1 साल पहले की बात करूं तो ये बहुत अच्छे से स्मूथ चल रहा था, लेकिन अगर आप कभी अभी कहीं किसी स्कूल में चले जाइए और कहीं बात कर लीजिए तो नहीं मिलेगा आपको। देखिए, समस्या यही है, सरकार ये काम नहीं कर सकती। अब आपने कहा आशा बहन और आंगनबाड़ी की, ये बिल्कुल। गांव में किसी महिला की डिलीवरी होने वाली है तो उसे पौष्टिक आहार पहुंचाने से लेके उसे हॉस्पिटल में ले जाके दिखाना, जो जो समय पे उसको दवा चाहिए, सब आशा बहन आंगनबाड़ी का काम है। बिल्कुल। कितनी आप अपने गांव में देख लीजिए, जो महिलाओं की डिलीवरी होनी हो, पूछिए उनसे कि कितनी आशा बहनें आई। वो छोड़िए आशा बहनें, कितने लोगों को ये चीज नहीं पता है कि ये चीजें हैं। ये किस चीज की वजह से हम उनको नहीं बता पाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमारा कल्चर हो गया है कि भाई हम शहर में रहते हैं, बिल्कुल, शहरी तौर तरीके से रहने लगे, गांव को एकदम भूल चुके हैं। बिल्कुल। तो गांव को जब एकदम भूल जाएंगे तो गांव की महिलाओं का क्या होगा? यही समस्या है। हम अगर मान लीजिए मैं पल्लवी रंजन वहां गए, मिल गया कि भाई आपको आशा दीदी का रोल यहाँ पे मिला है, आपको ये चीज करना है, मैं अगर ना करूँ तो वो सारा चीज मेरा, और मैं उसको लेके बेच दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से पैसे बिल्कुल हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक मैं बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं पल्लवी, आशा बहन और आंगनबाड़ी, बिल्कुल, और ये जीविका दीदी बिहार में, ये तीनों सरकार के लिए वोट बैंक जुटाने का काम करती है। सीधा सा मैं कैमरे के सामने कह रहा हूं, जीविका दीदी, एक जीविका दीदी कम से कम 10 घरों को पकड़ के रखिए तो 30 वोट मान लीजिए। और आज नीतीश कुमार की सरकार के लिए वोट बैंक ये तीनों ही जुटाती हैं। जब ये तीनों धरना प्रदर्शन पर बैठती हैं तो 2 दिन के बाद इनकी तनख्वाह में 500 रुपया, 1000 रुपया का इजाफा कर दिया जाता है। लेकिन आप देख लीजिए, कोरोना काल में जो लैब टेक्नीशियन लिए गए कि भाई उन्होंने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर लैब टेक्नीशियन का काम किया, आज उनको सरकार निकाल दी कि हमारे पास पैसा नहीं है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, डंडे खा रहे हैं। तो सरकार को जब और लोगों को भी सरकार को जब जरूरत है, सरकार कहती आ जाओ, और इतनी बेरोजगारी है कि लोग करने को मजबूर हो जाते हैं। जहां तक रही बात जनसंख्या की, तो वास्तव में भारत में पल्लवी, चाहे किसी भी बिरादरी के लोग हों, इसको एक बहुत बड़े पैमाने पर लेना होगा। जिस तरीके से पोलियो देश से खत्म हुआ, उसी तरीके से पल्लवी हर घर में एक ही दिन उतने कार्यकर्ता की नहीं, एक बच्चा। एक बात बताइए, आप पोलियो का बात कर रहे हैं, पोलियो पे मुझे एक सवाल है, अगर आप इजाजत देते हैं पूछ लूं। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी हर घर में जाके पोलियो का ड्रॉप दिया जाता है। बिल्कुल। हमारे देश से पोलियो खत्म कहाँ हुआ है? नहीं, आप बहुत रेयर केसेस कहीं, ठीक है, बहुत रेयर केसेस है। लेकिन अगर यही हम बात करें कोविड और उसमें, तो देख लीजिए अंतर। देखिए, कोविड को भी हमने संभाला। कितने समय में संभाला? कोविड को हमने करीब 2 महीने में 3 महीने में संभाल लिया। 3 महीने नहीं, इंजेक्शन आने के बाद ही संभाल लिया। इंजेक्शन आने के बाद संभाल लिया हम लोगों ने, लेकिन उसका समय लगभग 1 से 1.5 साल हमने कर लिया। लेकिन पोलियो कब से हो रहा है? देखिए, तो मेरे जन्म से पहले की बात है ये। आपके जन्म की बात से, लेकिन जब हमने, वही मैं कहने की, जब युद्ध स्तर पे हमने इसको लिया, और वो भी भारत सरकार ने नहीं लिया, WHO ने कहा कि भारत में सबसे ज्यादा पोलियो की समस्या है। तो जब WHO के साथ हमने काम किया और एक दिन ही ड्रॉप खिलाना है, और उसमें अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो उसका असर हुआ कि महिलाएं अपने बच्चों को लेके आशा दीदी और ड्रॉप पिलाने के लिए खोजना शुरू की थी। वही चीज पल्लवी कहीं ना कहीं युद्ध स्तर पर भी लेना पड़ेगा जनसंख्या नियंत्रण के लिए, कि घर घर जाइए, एक मेडिकल टीम जाए, मर्द नहीं सुनेंगे, लेकिन औरतों को समझा के जो भी गर्भ निरोधक है उनको वहीं तुरंत एक मेडिकल बड़ी वैन जाए, वहीं जितने लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट और जो भी गर्भ निरोधक है देना है, लगाना है, वहीं। तब पल्लवी आप देखिएगा कि आने वाले 2 साल में भारत की आबादी एक ये पे आना शुरू हो जाएगी। मनोज सर, अगर इस तरीके से हम बात करें तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। बिल्कुल। फिलहाल हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। तो आपने सुना कि मुकेश अंबानी जी के बेटे का जो शादी हुआ, उसकी वजह से जियो का रिचार्ज बढ़ा है। जनसंख्या दिवस थी, उस पे गिरिराज सिंह ने कैसे क्या बोला है। मुस्लिम महिलाओं के लिए जो नया लॉ आया है उसके बारे में हमने बात करा। आगे और भी ऐसे ही तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, तमाम मुद्दों के बारे में बात करेंगे और आप तक जरूर पहुंचाएंगे।
हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर करिए इस वीडियो को और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए कि मुद्दा क्या है और चीजों को समझने की जरूरत क्या है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते और मैं रोकूंगा, सबसे बड़ी बात है कि हम जिस भी मुद्दों पर बातें करेंगे ये कोशिश करेंगे कि उसका निष्कर्ष निकाला जाए बिना डर बिना भय, समाज की सच्चाई को सामने लाने की कोशिश। बिल्कुल, हमारा चैनल का नाम भी निष्कर्ष भारत है। निष्कर्ष भी इसी वजह से है कि हम आपको चीजों को निचोड़ के आपके सामने रखते हैं और उसका निष्कर्ष निकालते हैं कि ये रहा भाई आपका निष्कर्ष, आपको सौंपते हैं। आपको अच्छा लगा तो बहुत अच्छा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी पल्लवी रंजन बुलेट रिपोर्टर आप तक ऐसे ही खबरों को पहुंचाते रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।